अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? इट्स क्लियर। हेलो, एनी रिस्पॉन्ड? बता दो आवाज क्लियर है मेरी। मैं स्टार्ट ले लूंगी, फिर नहीं बोलना आपकी आवाज नहीं आ रही थी फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, बेसिकली तो आज की क्लास हम स्टार्ट ले रहे हैं अबाउट द पेपर पैटर्न। ठीक है। और पेपर पैटर्न देखो, बिजनेस के अंदर हम्म, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हो, खाली पढ़ना जरूरी, पढ़ना मैटर करता है, बिल्कुल करता है, वरना आप आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे। लेकिन आंसर राइटिंग टेक्निक बच्चों को नहीं आती, दैट्स वाई उनका बिजनेस में ग्रेड अच्छा नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, अभी 2 मिनट जब तक मैं समझा रही हूँ अपना माइक म्यूट रखना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो फिर अपना माइक अनम्यूट कर लो। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। पेपर पैटर्न बिजनेस के अंदर कोडिंग याद होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। आईजीसीएसई और जीसीएसई दोनों के कोड्स जो है वो 7115 और 0425 समथिंग है जीसीएसई का। वो आईजीसीएसई का कोड और जीसीएसई का 7115 कोड है, जो बेसिकली आप लोग एग्जाम दोगे। ठीक है। इन एग्जाम्स के अंदर आपके पास दो पेपर्स होते हैं, याद रखना। आप बिजनेस का हो या कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एवर ईदर सब्जेक्ट यू आर अपेयरिंग फॉर इन ओ लेवल्स, आपके पास दो पेपर्स होते हैं। अपार्ट के आपके पास साइंस और बायोलॉजी वगैरह कुछ है तो उसमें आपके पास पेपर 3 समथिंग भी होता है, बिकॉज उनके अंदर एक्सपेरिमेंट्स और चीजें होती है। बट अकाउंट्स और बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस के अंदर वी हैव टू पेपर्स। एक हमारे पास पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। आज हम इसके दोनों की मार्किंग स्कीम्स समेत जितना डिस्कस कर सकते हैं उतना डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कोड याद रखना है 7115। पेपर पैटर्न जो टोटल है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आइदर तो सारे इवन नंबर्स के अंदर होते हैं। ठीक है। आइदर वो 2 मार्क का होगा, 4 मार्क का होगा, 6 मार्क का, 8 मार्क का, एंड देन 12 मार्क का। इन बिटवीन कोई नंबर्स नहीं होते हैं, 12 से बड़ा कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं होता। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, चीजें हैं डिफरेंट, वो हम पेपर के अकॉर्डिंगली देखेंगे। पहले हम अपना पेपर 1 स्टार्ट ले रहे हैं। पेपर 1 का नाम होता है शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स, मतलब जितना आपको डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है 2 से 3 लाइंस का, उस किसी भी बिजनेस के बारे में आपको बताया हुआ है, तो 2 से 3 लाइन का उन्होंने आपको डेटा दिया हुआ होगा। ठीक है। नीचे उसके क्वेश्चन होंगे एंड देन क्वेश्चन के मार्क्स होंगे and उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको अटेम्प्ट करना है। पाकिस्तान में वी हैव जोन 4। ठीक है। जोन 4 का वेरिएंट 2 अप्लाई होता है। वी हैव डिफरेंट वेरिएंट्स, वेरिएंट 1 एंड 2 होता है ओ लेवल्स के अंदर। इसमें हम्म, में केस स्टडी आएगी ना? पेपर नहीं वन नहीं, पेपर टू में जो केस स्टडी केस, के, मैं बता रही हूँ, ये नाम बता रही हूँ। पेपर 1 को शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स कहते हैं, केस स्टडी पेपर 2 में आती है। हम उसको बाय वन लेके चलेंगे, तो पेपर 2 में भी बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी एंड शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स करें। डेटा रिस्पॉन्स में तुम बता रही हूँ देयर इज नो इंसर्ट। ठीक है। आपके पास कोई इंसर्ट नहीं आती, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर आता है एंड क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपके पास छोटी सी केस स्टडी दी हुई होती है, मतलब एक 2-3 लाइंस का एक डाटा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन होता है देन आपको आंसर। कोई आपके पास दूसरी इंसर्ट नहीं आती, कोई आपको बिजनेस के बारे में बिफोर एंड कोई बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ में बताया नहीं जाता, जस्ट 2 to 3 लाइंस इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, देन यू हैव टू आंसर। पाकिस्तान के अंदर भी है वेरिएंट 2। तो हमेशा आप लोग कभी भी अगर हमारा जोन के पेपर देखना चाहो तो जोन 4 का वेरिएंट 2 आता है, तो पेपर 1 का वेरिएंट 2 एंड पेपर 2 का भी वेरिएंट 2 ही ओपन करना। अच्छा, वेरिएंट के हिसाब से पेपर के नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास जो जोन 4 में वेरिएंट 2 आता है, इसको 1222 का पेपर कहते हैं, मतलब 12 का मतलब पेपर 1 एंड 22 का मतलब पेपर 2, तो वेरिएंट 2 के अंदर ऐसे होता है। ठीक है। इसके अलावा जो वेरिएंट 1 है वो 1121 होता है। इसी तरीके से पेपर हमारे पास वेरिएंट 2 का है तो वो 1222 होता है। तो अपना वेरिएंट याद रखिएगा, वेरिएंट 2 1222 का पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं। पेपर 1 के अंदर वी हैव टाइम ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes, टोटल मार्क्स 80। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स दोनों पेपर में डिफरेंट नहीं होते, इट्स द सेम। 1 घंटा 30 मिनट का, 1.5 घंटे का पेपर 1 होता है, 1.5 घंटे का ही पेपर 2 होता है। ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर 1 एंड 80 मार्क्स का ही पेपर 2। दोनों के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं, चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है बिजनेस के पेपर्स के अंदर। अच्छा, वन थिंग विच इज डिफरेंट बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 इज पेपर 1 के अंदर यू हैव डिफरेंट पार्ट्स। पार्ट A B C D E तक आपके पास पार्ट्स होते हैं एक क्वेश्चन का। ठीक है। एक क्वेश्चन का पार्ट होगा A B C D E एंड देन यू हैव सेकंड क्वेश्चन A B C D E, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सारे पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। काइंडली अपनी टाइमिंग, अच्छा, पेपर के अंदर बिजनेस के अंदर जो एक चीज डिपेंड करती है वो होती है आपकी राइटिंग टेक्निक। आप लिखते किस तरीके से हो, कितनी जल्दी लिखते हो, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, और आप राइटिंग आपकी कैसी है। देखो, माना ओ लेवल्स के अंदर राइटिंग मैटर नहीं करती है, बट काइंडली स्टूडेंट्स वर्क ऑन योर राइटिंग।
राइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल मीन्स पढ़ने लायक हो। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से आपकी डिपिक्शन देते हैं कि आपको नजर भी नहीं आती वो चीज, आपके पास जो है वो एग्जामिनर को पता भी नहीं होता और वो खाली सीन लिख के छोड़ देता है कि मैंने देख लिया लेकिन इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चन के आंसर है वो इंटरप्रेट मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी जो आपके पास जितनी भी आपके पास क्वेश्चन अपने हैं तो प्लीज उनको लेजिबल, अपनी राइटिंग को लेजिबल रखना। अच्छा, फर्दर मोर सारे पार्ट्स अटेंड करने होते हैं। अच्छा, पेपर वन के अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस टेस्ट करने को आ सकती है लेकिन वो कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पेपर वन के अंदर डू नॉट कैरी द कैलकुलेटर्स, उसके अंदर के अलाउड भी नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, आपके पास कैलकुलेशन बहुत छोटी मोटी आती है कि आप बाय ब्रेन कर सकते हो, वो तमाम चीजें। ठीक है, इधर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देयर इज वन थिंग जो कि पेपर वन हो पेपर टू हो, आप बिजनेस का कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? इन बेसिस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड करता है। हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन को एओ वन भी कहते हैं। ठीक है, एओ वन हमारे पास होता है नॉलेज। याद रखिएगा, नॉलेज एंड इसका पूरा नाम होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपने अपनी पूरी बुक से, टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ा है, तमाम डेफिनेशंस, जितना आपको जो भी बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे पास मेरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइड करना इज अ डिफरेंट थिंग। आपको उसको बताना है कि आई ऑपरेट इन अ टर्शरी सेक्टर। दैट टर्शरी सेक्टर जो आपने लिखा है ना, इट शोज कि आपने कोई नॉलेज आपके पास है, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आपने बुक पढ़ी है, आपने चीजें पढ़ी हैं, आपको पता है कि बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है। तो प्लीज अपना हैंड्स ऑन रखिएगा बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए उन्होंने टॉपिक में क्या पढ़ा है, क्या समझा था, टर्म्स को एक्सप्लेन करना। बेसिकली इसको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एक्सप्लेनेशन को। किसी भी चीज की डेफिनेशन को, किसी भी चीज के बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स को, उन तमाम चीजों को हम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एंड इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी सिंगल क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 4 मार्क का क्वेश्चन हो, 6 मार्क का हो, 8 मार्क का हो, 12 मार्क का हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास एओ वन लाजमी आता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जामिनर टेस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ये एज AO1 एप्लीकेशन। समझ नहीं आया मुझे। एओ वन कहते हैं, एओ का मतलब है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, वन का मतलब पहला ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जामिनर टेस्ट करता है। अगर आपके पास एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन अ सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज, और थोड़ी बहुत उसने स्टेटमेंट दे दी, तो विच प्रोवाइड्स द सर्विसेज, हमें पता है इट्स कॉल्ड अ टर्शरी सेक्टर। आप टर्शरी सेक्टर को एक्सप्लेन करोगे। टर्शरी सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच any private sector or a public sector provides the services to any individuals who demands। ठीक है, तो आपने ये पूरी चीज एक्सप्लेन किया कि टर्शरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो कि अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है उन कंज्यूमर्स को जिनको वो सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है, जो डिमांड करते हैं देन आप उस सर्विसेज को सप्लाई करते हो। इन एक्सप्लेनेशंस को, इन डेफिनेशंस को नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? डेफिनेशंस बताने को अंडरस्टूड, या अभी भी हाँ कोई भाई। मसला है? अभी सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है एप्लीकेशन, जिसको हम एओ टू कहते हैं। एओ टू का मतलब होता है एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन लोगों को बाजाहिर समझ में नहीं आती है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे भी बहुत टाइम लगा था पर्सनली। मुझे भी जो बिजनेस पढ़ाते थे वो उन टीचर ने भी मुझे कोई अराउंड 2 साल समझाया है कि ईमान एक्चुअली में एप्लीकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, समझाने का तरीका हर एक का बहुत डिफरेंट होता है और समझने का भी बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत देर से समझा लेकिन आई ट्राई कि मैं आप लोगों को बहुत इजीली समझा दूं। एप्लीकेशन का मतलब होता है अपने क्वेश्चन को अपनी केस स्टडी से, या जो भी डिटेल्स 2 या 3 लाइंस में जो भी ऊपर दी हुई है उनसे लिंक करना। फॉर सपोज आपके पास एक केस स्टडी थी, हामिद है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, लग्जरियस कार्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मास मार्केट को छोड़ के वो नीश मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। उसकी गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स होती है। ठीक है, ये थी पूरी केस स्टडी जो 2-3 लाइन की उसने आपको दी। मेरे पास जो है वो क्वेश्चन ये आया कि आपके पास जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जब आप लोग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाते हो तो उससे लेबर को क्या डिसएडवांटेज पहुंचता है। तो बेसिकली मुझे इस सवाल में एडवांटेजेस बताने हैं कि जब आपके पास कैपिटल इंटेंसिव मतलब जब आप अपने पास मशीनरीज रखना और रोबोट्स रखना शुरू कर देते हो तो लेबर को उससे क्या डिसएडवांटेज होता है। जाहिर लेबर की वर्कफोर्स चली जाती है, लेबर के पास पैसा नहीं होता, लेबर का लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाता है, लेबर कुछ भी, लेबर की जो नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं होती। दीज आर कॉल्ड द डिसएडवांटेजेस। अब मैं उसको
अच्छा, अब मैं तो ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेबर को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मेरी ये है, मैं उसको बताना शुरू करूंगी कि हामिद है एक, उसके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। ईवी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करता है, लग्जरी मार्केट के अंदर वो बैठा हुआ है। वो जो है अपने पास कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस को यूज करता है, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स चली गई हैं। जितने भी हाई इंटेलेक्चुअल पीपल थे, उनका तो सारा जो जगह है वो रोबोट्स ने ले लिया। नाउ दे आर जॉबलेस। पूरी बात मैं इतना भी कह सकती थी कि दे आर जॉबलेस, हामिद की इस कंपनी की वजह से अब जो लेबर फोर्स है वो जॉबलेस हो गई है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने पूरी डिटेल बताई कि हामिद का ये बिजनेस है, ये यहाँ पे ऑपरेट करता है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मार्केट है। दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। जब आप अपने क्वेश्चन को डिटेल्स अबव डिटेल्स के अंदर, उन क्वेश्चंस के अंदर मौजूद जितनी भी डिटेल्स मौजूद है उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, जो केस स्टडी के अंदर जितनी भी डिटेल्स मौजूद है, उनसे अपने क्वेश्चन को लिंक करना, उनका रेफरेंस अपने आंसर में बार बार देना, इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, विच इज शुरू में एक डेफिनेशन बता दी, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन लिंक कर दी, बाद में आप अपनी कहानियां सुनाने में लगे हो, ऊपर के क्वेश्चन का कोई लिंकेज ही नहीं है उसके अंदर। ब्रो, अपने आप को देखो, याद रखो, कभी भी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन एप्लीकेशन ऑन द टॉप शुरू की दो लाइन में लिख के फाइनल नहीं कर देनी है। आपने उसके बाद एनालिसिस, अगर उस क्वेश्चन में डिमांडेड है तो आपने एनालिसिस करना है, इवेल्युएशन करनी है, लेकिन आपने बीच बीच में कहीं ना कहीं और नॉलेज एंड एप्लीकेशन डालती रहनी है। लिंक्स हमेशा अपने क्वेश्चन में बिल्डअप किया करो, वरना एग्जामिनर को याद पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से बात लेके कहाँ पहुंच गए हो। तो आपको अपना उस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा अपने हाथ के अंदर रखना, ताकि आप उस क्वेश्चन को भूल ना जाओ। So basically, it links to the question or the details given above, where student gives reference about the question from the question to show the checker that he thoroughly read the question. उसने उस सवाल को पढ़ा है, उसने उस नॉट ओनली क्वेश्चन, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कि उस बंदे ने अपनी केस स्टडी भी पढ़ी है, तो एग्जामिनर को पता होगा कि यार इसने केस स्टडी पे फोकस किया है। यहाँ तक बात समझ में आई? एप्लीकेशन में सिर्फ जो केस स्टडी है और जो केस स्टडी का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को के आंसर को केस स्टडी से लिंक करना होता है। जो आपका आंसर बस। है उसमें जितनी भी हाँ, बातें हैं वो केस स्टडी से लिंक होनी चाहिए बस बस। आपको केस स्टडी से उसको अच्छा, ये लिंक करना नीश है, ताकि मार्केट कौन सी होती है? नीश मार्केट मैंने बताया था ना, नीश का जो मतलब होता है नीश स्मॉल स्केल के ऊपर, स्मॉल स्केल पे वर्किंग करना। अच्छा, सही। वो काम जो कहीं चाह के भी आप बड़े नहीं करते। मैंने बताया था ना, एक हेयर ड्रेसर है, अगर अब वो वही मशहूर है कि हम्म। उसकी कटिंग मशहूर है, ठीक है, तो वो अपनी जितनी भी ब्रांचेस खोल ले, वो कहाँ कहाँ जाके ऑपरेट करेगा? वो मैक्सिमम दो ब्रांचेस में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, या वो अपने बंदों को सिखा सकता है, लेकिन जो उसके जो हेयर ड्रेसिंग की वो है, वो उसको एक मल्टीनेशनल बिजनेस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, अनटिल एंड अनलेस वो किसी और सेक्टर्स में, मेकअप की इंडस्ट्री में ना चला जाए, ड्रेसेस के। आशीष अगर खाली एक हेयर ड्रेसर होता, लोगों के, वो भी खाली मेन सेक्शन के अंदर, अगर वो लोगों के बाल करता, वो कितने सेक्शंस और ओपन कर सकता था? एक ब्रांच, दो ब्रांच, मैक्सिमम तीन ब्रांच, ठीक है। लेकिन काशीज इतना पॉपुलर इन पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि काशीज ने अपने आप को दूसरे सेंटर्स के अंदर एम्प्लॉय किया। वो पहले मेन में था, फिर वो फीमेल के अंदर एंटर हुआ, देन वो फीमेल की भी डिफरेंट कैटेगरीज में चला गया। पहले वो खाली हेयर ड्रेसिंग में था, फिर वो मेकअप में आया, देन उसने मेकअप भी अपना बनाना शुरू किया, फिर वो ज्वेलरी में आया, ज्वेलरी से वो कपड़ों में आया। अब वो तमाम पूरा, अगर आपको एक ब्राइड रेडी करनी है, आप काचीज के पास चलेगा, वो आपको उसके बालों से लेके टॉप टू बॉटम तक वो आपको टोटल अपनी ही चीजों से तैयार करके आपको वो पूरी दुल्हन बना के आपके सामने खड़ा करती है। दैट्स कॉल्ड अ मास मार्केट। आप बहुत सी डिफरेंट उसमें है, लेकिन अगर मैं खाली हेयर ड्रेसिंग को लूँ तो दैट्स अ नीश मार्केट, जहाँ के भी मैं उस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकती, ठीक है। तीसरा, AO3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा हमारे पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है आपका सेट ऑफ चेन, आपने बताना। अगर उसने पूछा है कि क्वेश्चन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बताने हैं। लेकिन आपने खाली ये नहीं बताना, अगर मैंने ये बोला था कि मेरी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो खत्म हो जाएगा, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। लोग जॉबलेस इस वजह से हो जाएंगे बिकॉज लोगों के पास जो भी, एक फॉर सपोज अगर रोबोट्स ने कपड़े जो है वो सीने वाली स्विंग मशीन और लोगों को उन्होंने फारिग किया, तो लोग कपड़ा खाली सीना, जो उनकी जॉब्स है ना, बेसिकली जो कपड़े सीते थे, खाली उनकी जॉब्स गई हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास, अगर लोगों के पास और स्किल्स होती कि वो उन सीने वाली मशीन्स को बनाने में अपने आप को डेवलप करते, तो उनके पास जॉब्स नहीं जाती, ठीक है। आपके पास से जॉब्स कभी भी नहीं जाती, क्योंकि आपने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट ही गलत जगह पे किया। आप अपने आप को उन जगह पे यूटिलाइज करवा रहे हो, आप वो स्किल सीख रहे हो जो आगे जाके कहीं ना कहीं रोबोट्स रिप्लेस कर देगा, ठीक है।
तो अगर लोगों ने वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स अपनी फिजिकल एफर्ट्स के बजाय वो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स सीखे होते कि वो कोई प्रोग्राम्स डेवलप करते, वो उन रोबोट्स को बनाते, उन मशीन्स की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हल करने हैं वो सॉल्व करते, तो उनकी जॉब्स कभी भी नहीं जाती। दैट्स कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन। आपने बताया कि अगर रोबोट्स आ जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर आप उसके कॉजेज बताओ, उसके कॉजेज मार्केट के अंदर ये होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। फिर आप उसके इफेक्ट्स बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से मार्केट का जीडीपी फॉल कर जाएगा, कंट्री को कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जीडीपी नहीं होगी, चाहे फिर आप कितने भी रोबोट्स रख लो, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आपसे वो प्रोडक्ट डिमांड कैसे करेंगे। और जब आप रोबोट्स रखोगे तो आपके पास ज्यादा सेट ऑफ जो है वो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे उतनी आपको हाई प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेंगी। और जब आप हाई प्राइसेस चार्ज करोगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो आपको किस तरीके से आपका प्रोडक्ट लेंगे, तो इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट तो मार्केट में लॉस में ही जाएगा ना। ठीक है, फिर आप ये बताओगे कि गवर्नमेंट को ऐसे इदारे अपने पास ओपन करने चाहिए जहाँ पे लोग स्किल्स ले सके, ट्रेनिंग हासिल कर सके और ऐसी इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स अपने पास बिल्डअप कर सके जहाँ पे उनकी लाइफ में कभी जॉब जाए ही नहीं। दैट्स कॉल्ड एनालिसिस, जहाँ पे आप कॉजेज बताते हो, मार्केट के इफेक्ट्स बताते हो, अंडरस्टैंडिंग। खाली एक पॉइंट लिख के चले जाना इज नॉट एनालिसिस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उसको एक्सप्लेन करना, उसके आगे पीछे, बिफोर हैंड, आफ्टरवर्ड सब निकाल के उसके अंदर लिखना इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, उस चीज के कॉजेज, उसके इफेक्ट्स। यहाँ तक समझ में आई बात? इसमें सिर्फ आगे इसमें सिर्फ कॉजेज, उसके कॉजेज लिखने और इफेक्ट्स लिखने, बिफोर हाँ, एंड आफ्टर लिखने हैं ना। क्योंकि आपके पास पेपर वन के अंदर मोस्टली एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हम्म। प्रॉस कॉन्स, इफेक्ट्स, कॉजेज, यही सब पूछा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने उन्हीं चीजों को सारे, खाली पॉइंट नहीं लिखना, आपने उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है कि उसकी क्या चेन हिस्ट्री बनती हुई आ रही है जिसकी वजह से इतना जो है वो इस मौके पे हम पहुंचे हैं कि हमारे पास से जॉब्स चली जाए। ठीक है, तो मतलब है कि जिन्होंने रोबोट्स बनाए थे उनकी जॉब्स तो नहीं गई, इनफैक्ट उनकी जॉब्स तो बढ़ गई। तो हमें ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए जहां पे जाके हम जो है वो हमारी जॉब ना जाती हो। अच्छा, ये वाला पॉइंट इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। कैसे? इसको हम EO4 कहते हैं, EO4, इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4। इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपने अपने पूरे जो जितनी भी आपने चीजें लिखी थी ना। अच्छा, ये जो लिमिटेशंस और ये वाली पॉइंट है ना, ये मैंने यहाँ पे गलत एंटर कर दिया, ये इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, तो याद रखना। इकोनॉमिक्स की इवैल्यूएशन और बिजनेस की इवैल्यूएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जो ना वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट लिखना होता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, बिजनेस के अंदर आपको अपनी पूरी बात का कंक्लूजन देना होता है। आपने बताना होता है कि बेसिकली अगर ये तमाम सिचुएशंस आ रही हैं तो ये सिचुएशंस अराइज किसकी वजह से हो रही हैं। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, मार्केट को कैपिटल इंटेंसिव ही रहना चाहिए या आपके पास जो है वो लेबर इंटेंसिव में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या हमारे पास लोगों को ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ऐसी लोकल जॉब्स के अंदर अपने आप को वेस्ट ही ना करें। फिर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि चाइना और जापान वगैरह हैं, इन्होंने अपनी जितनी भी तमाम चीजें थी ना, कपड़ा बनाना, सीना, वो तमाम इन्होंने आउटसोर्स कर दी। इनके पास खुद के पास क्या काम है, ये खुद सिर्फ मशीनरीज बनाती। पूरी दुनिया में मशीनरीज कहीं पे भी नहीं बनती, सिर्फ चाइना, जापान, अमेरिका के अंदर बनती है। लेकिन वहीं उन मशीनों से जो कपड़ा बनता है, उन मशीनों से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे बन रहे होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स कम है और वहां पे लोगों के पास वर्कफोर्स सस्ती मिल जाती है। लेकिन जो महंगी मशीन्स बनाता होगा वो तो वर्कफोर्स आपको सस्ता नहीं मिलेगा। यही मैंने बताया था, एक MBBS खाली जनरल फिजिशियन हो, जो आपके पास टोटल टेस्टिंग करता हो, आपको बताता हो कि आपको बुखार है तो आप उस डॉक्टर के पास, उसकी 500 फीस होती है। लेकिन वही वो डॉक्टर आपको बोले कि मुझे आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, वही उस न्यूरोलॉजिस्ट की 2,500 फीस होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सी लेबर फोर्स को उठा के कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। जहां आप अपना पॉइंट दो, कंक्लूजन दो, अपने उस पॉइंट से, जो पॉइंट आपने एनालिसिस में बताया, उससे अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके बताओ कि ऐसा भी हो सकता है, इसके दूसरे इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, या अगर उससे पूरे क्वेश्चन में आपने जो है वो गलत या डिसएडवांटेजेस बताया, तो इवैल्यूएशन में आप कोई अच्छा पॉइंट भी बता सकते हो कि अगर हम पूरी तरीके से अपनी वर्कफोर्स को अच्छे तरीके से चलाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो हमारी वर्कफोर्स की कभी भी जॉब नहीं जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? दैट्स कॉल्ड ये इवैल्यूएशन। इवेल्युएशन समझ नहीं आ रहा। देखो, इवैल्यूएशन समझो, इवैल्यूएट हम कभी भी किसी चीज को बोलते हैं कि कोई हमें पूरी अपनी कहानी सुना रहा, हम उसको क्या बोलते हैं, यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोटा करके बताओ ना जरा जल्दी जल्दी। दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन। पूरी जो आपने ऊपर बात की है ना, उसकी समरी अपनी ओपिनियन के थ्रू लिख देना। अब तुम्हें इवैल्यूएशन तब समझ में आएगी जब मैं नीचे तुम्हें सैंपल क्वेश्चन समझाऊंगी ना, उसकी पूरी मार्किंग स्कीम पढ़ाऊंगी, तब तुम्हें इवैल्यूएशन समझ में आएगी एक्चुअली में। इवैल्यूएशन में आप अपने पॉइंट को कंक्लूड कैसे करते हो, ओपिनियंस कैसे देते हो। यार मैं आगे फॉरवर्ड करूं, आगे चलूं? ए, ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास अब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, देखो जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है ना, एक्सप्लेन, आउटलाइन, आइडेंटिफाई,
इन सारे वर्ड्स को हम हमारे पास कमांड वर्ड्स कहते हैं। कमांड का मतलब वो आपको क्या करने का हुक्म किस चीज का दे रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए। उसने आपको क्या बोला है कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, दैट्स कॉल्ड आपके पास कमांड वर्ड्स। अच्छा, पहले हम चल रहे हैं 2 और 4 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर, कि जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें किस तरीके के कमांड वर्ड्स दिए जाते हैं। कमांड वर्ड्स होते हैं आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है आपने अपने पास जो भी केस स्टडी के अंदर उसने आपको अगर कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज बताया हुआ है, वो एज इट इज आपने ऊपर से देख के नीचे उसको कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड आउटलाइन। या कोई टेक्स्ट बुक में से कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट एडवांटेज या डिसएडवांटेज, कोई कॉज, कोई इफेक्ट, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिर्फ आपने उठा के लिखनी है, दैट्स कॉल्ड आउटलाइन। सेम मीनिंग आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई हिडन इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उस सवाल को 2-3 दफा पढ़ के उस हिडन इन्फॉर्मेशन में से आपने आंसर निकाल के और लिखना है, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का दूसरा लफ्जी मतलब हम इसको कह सकते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है बस आपने पॉइंट्स उठाने और नीचे लिखने, बस कोई एक्सप्लेनेशन आपने उसमें नहीं देनी है। अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये भी मैं बता रही हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है आउटलाइन तो। आउटलाइन आउटलाइन और आइडेंटिफाई में सेम है ना? मतलब आउटलाइन में जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है ऊपर हाँ हाँ, लिखने हैं, वही दोनों नीचे लिखने हैं। दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास, सिर्फ वो आपके पास कमांड वर्ड चेंज कर देता है। ठीक है। डिफाइन। डिफाइन के अंदर आपके पास आ जाती है डेफिनेशंस। आपके पास डेफिनेशन, जैसे वो आपको बोलता था डिफाइन टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। डिफाइन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें आपने उनको डिफाइन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आपने डिफाइन करना है कि एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉर सपोज 2 लिख दो। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर को लीड करना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिज्म, मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर एक थॉट होना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर हम कहीं ना कहीं ग्रो जरूर करेंगे, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बस, दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी चीज को डिफाइन, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं अभी सेक्शन 1 के अंदर, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन उठा के बोल दो, वो तुम्हें बोल देगा कि इसको डिफाइन करो। जैसे फॉर सपोज, और हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी अभी सेक्शन 1 में, वो तुम्हें बोल सकता है डिफाइन स्टेक होल्डर। आप उसके एक्सप्लेनेशन में ले दोगे स्टेक होल्डर्स आर दी ग्रुप ऑफ पीपल विच आर कनेक्टेड टू योर बिजनेस इंटरनली और एक्सटर्नली, दैट्स इट। या तो इंटरनली आपके बिजनेस से, या दे हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, इज कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। खत्म, दैट्स कॉल्ड डेफिनेशन। ठीक है। कैलकुलेट, आपके पास कोई कैलकुलेशन आ सकती है, अभी तुमने चीजें पढ़ी नहीं है लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको बोल सकता है कैलकुलेट आरओसी। आरओसीई, आरओसी कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करवा सकता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वो आपको बोल सकता है कैलकुलेट पीईडी, मतलब आपके पास जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दीज आर कॉल्ड कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है, 2-4 मार्क्स की आती है। जब कोई लंबी कैलकुलेशन होती है तो 4 मार्क्स की आती है, छोटी सी कैलकुलेशन होती है तो 2 मार्क्स की आती है। ठीक है। कोई आपको बोलता है इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो, या इस कंपनी की जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो, दीज आर कॉल्ड कैलकुलेशंस। ये 2 या 4 मार्क्स के अंदर आते हैं कमांड वर्ड्स। ठीक है। 6 मार्कर के अंदर या 4 मार्क के अंदर जो भी मोस्टली आते हैं वो आते हैं एक्सप्लेन। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आपने बता दिया। पहले तो अगर वो आपको खाली बोलता आउटलाइन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आप खाली लिख देते ऑप्टिमिज्म एंड लीडरशिप, खत्म, आंसर खत्म, आपको 2 मार्क्स मिल गए। वही उसने आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो अपने ग्रुप ऑफ पीपल को गिविंग देम अ टास्क और उनको अपने साथ लेके चल सके, दैट्स कॉल्ड अ लीडर। फिर मैं उसको बोल सकती हूँ ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक जो भी आपका ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके दिमाग में ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर कोई भी होगी मैं उसका मार्केट लीड करूंगा। ठीक है। दिस कॉल्ड छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन, और वो 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आ जाए। ठीक है। ब्रीफली इलिस्ट्रेट, एक बहुत गलत डिपिक्शन है लोगों के दिमाग के अंदर ब्रीफली से रिलेटेड। याद रखना, गूगल पे भी सर्च कर लो, ब्रीफली डजेंट मीन, ब्रीफली हमें सोचने में ऐसा लगता है ना कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना, ब्रीफली हमें लगता है कि बहुत आराम से जो है ना चौड़ा करके इलेबोरेट करके इसको इलस्ट्रेट करना। नहीं, ब्रीफली का मतलब कभी भी इलेबोरेटेड नहीं होता है। ब्रीफली का मतलब होता है आपको समराइज्ड वे में आप जितने बेहतरीन तरीके से अपने जवाब दे सकते हो, इन समराइज्ड वे। ठीक है। पूरी अगर मैं राम कहानी सुनाऊं पूरी शुरुआत से, वो कहते हैं ना कि पूरी हम कहानी सुना रहे होते हैं, सिंड्रेला की चप्पल गिर गई है, वो आपको बोलते हैं यार मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ, बस ये बताओ कि आपको एंड में आपने से सीखा क्या, दैट्स कॉल्ड ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है बस छोटी मोटी, बस ऊपर से कहानी का समरी बताओ और ये बताओ कि आपने उससे लर्निंग आउटकम क्या आया, दैट्स कॉल्ड ब्रीफली इलिस्ट्रेट। ठीक है। तो ब्रीफली का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम
पूरी जो है वो A to Z अपनी कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताने को मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ, अगर किसी को कोई मसला होता है तो। उसको हम कहते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, कहानी समराइज वे में बताओ और बात खत्म करो, दैट्स कॉल्ड ब्रीफ। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, जस्टिफाई योर आंसर। कभी कभार आपको एग्जामिनर एक स्टेटमेंट देता है और आपसे बोलता है कि ये आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉर सपोज स्टेटमेंट हमारे पास नीचे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, उसमें एक स्टेटमेंट है, वो फिर आपको बोलेगा कि आप बताओ इसको जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है आप एनालिसिस के अंदर उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स, दोनों चीजें डिफाइन करोगे, एंड देन इवेल्युएशन में आप कंक्लूजन दोगे, अपना ओपिनियन दोगे, अपनी बात रखोगे कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसी चीज होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड जस्टिफाई योर आंसर। इसकी मार्किंग स्कीम है नीचे, मैं तुम्हें इसमें कर रही हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई कि कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनके क्या क्या मतलब होता है? जी आ गई। ठीक है। अच्छा, 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट कैसे करें? सबसे पहले अगर उसने आपसे किसी चीज की डेफिनेशन मांगी है तो कभी भी डेफिनेशन स्किप नहीं करना, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अगर उसने आपको बोला है तो, या अगर उसने आपको बोला है किसी चीज को स्टेट करने का मतलब कोई पॉइंट लिखने का, कोई भी ऐसी चीज को एडवांटेज या डिसएडवांटेज, डायरेक्टली आपने वो लिख के खत्म कर देनी है बात, दैट्स कॉल्ड, एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली 2 मार्क के क्वेश्चन में कोई एडवांटेज ही मांगा जाता है, कोई डेफिनेशन ही मांगी जाती है, या कोई एक वे तरीका मांगा जाता है कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, अच्छा याद रखना है डेफिनेशन हमेशा प्रॉपर टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करना। पार्शियल डेफिनेशन या इनकम्प्लीट डेफिनेशन में वो या तो आपको 1 नंबर देता है या 0 नंबर देता है, अगर उसको लगा कि काम का नहीं है। फॉर सपोज बहुत से बच्चे गलती करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर लोग हमेशा लिख देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन ऑब्जेक्ट या इज ए टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कस्टमर लीव्स फॉर अ बेटर ऑब्जेक्ट। नहीं, इसको नहीं कहते। इसके अंदर एग्जामिनर बोलते हैं कहाँ से घुमा फिरा के बात करती है, इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच अ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बात खत्म। जब आप किसी को ये बताते ही नहीं हो कि वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, अगर मुझे वो चीज नहीं मिलती तो मैं नेक्स्ट प्रोबेबली उसी चीज को अचीव करता, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। पार्शियल डेफिनेशन के ऊपर एग्जामिनर कभी भी रिवॉर्ड नहीं देता है, तो ऑलवेज हमेशा इसीलिए मैंने तुम्हें देखा हर चैप्टर के एंड में मैंने तुम्हें डेफिनेशंस टू लर्न लिख के दिए हैं बकायदा, कि ये तमाम डेफिनेशन याद कर लेना, ये हमारे पास डेफिनेशन के अंदर आती हैं, इसी के अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का मार्क्स मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर वही क्वेश्चन 4 मार्कर का है, आपने शुरू में डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, करेक्ट या हाई वेटेज प्रोज एंड कॉन्स लिखना। फॉर सपोज हमारे पास डेफिनेट वो थे डिसएडवांटेजेस थे कैपिटल इंटेंसिव के, कि हमारे पास जो है वो जॉब्स चली जाती हैं, मार्केट में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये 2 मेन थे, इनका आपको इनको एक्सप्लेन करने का बहुत से पॉइंट थे आपके पास। ठीक है, लेकिन आपने उठा के कोई एक ऐसा क्लीशेड सा पॉइंट लिख दिया कि अगर हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव होंगे तो फॉर सपोज कि आप ऐसा लिख दो, इसके अंदर क्या, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें अंदर आपके पास एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट ही ना हो। फॉर सपोज हम इसके अंदर ले लेते हैं, तुम बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही क्लीशे है, अगर कोई लिख दे तो मैं तो बिल्कुल ही नंबर ना दूं इस मार्क्स पे। कैपिटल इंटेंसिव को होने पे लेबर इंटेंसिव के लिए क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव के? हाँ, कैपिटल इंटेंसिव में आप ये लिख दो कि अगर ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाओगे तो आपके रोबोट्स 24/7 काम करने से खराब हो जाएंगे। ये एक पॉइंट है, बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट है, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि एन इकोनॉमी आपको क्या डिसएडवांटेज होगा कैपिटल इंटेंसिव का, आप उठा के रोबोट पे ले गए। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक बहुत ही क्लीशे सा पॉइंट जिसके अंदर जो मैच नहीं कर रहा आंसर से। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक हाई वेटेज प्रॉज या कॉन्स उठाओ, वो सवाल, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो वेज, वो कॉजेज, वो इफेक्ट्स जिसको आप आगे जाके अपने पास एक्सप्लेन कर सको, जहां आपके पास थोड़ी बहुत एलेबोरेशन का पॉइंट हो, जहां एग्जामिनर को भी पता हो कि यार मैं ये वाला पॉइंट तो मैं टॉप के नंबर देता। ठीक है, उसको हम कहते हैं हमेशा हाई वेटेज पॉइंट उठाने चाहिए। दूसरा, अच्छा एग्जामिनर याद रखना, अगर तुमने अपने आप में बचत, तुम्हें लगा 2 पॉइंट्स मुझे लिखने थे, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा है जिसकी इतनी वेटेज ज्यादा नहीं। ये कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है एक कंपनी के अंदर ज्यादातर मशीनरीज का इस्तेमाल होना, रोबोट्स ही काम कर रहे हैं, मशीनरीज काम कर रही है, लेबर इतनी ज्यादा नहीं है। लेबर सिर्फ वो है जो उन मशीनरीज को ऑपरेट करती है, बस। लेबर सिर्फ उतनी है, और कोई भी लेबर अवेलेबल नहीं है। अगर कपड़ा काटने के लिए भी मैं मशीन लगा दूंगी तो इसका मतलब लेबर अवेलेबल नहीं है ना उस चीज की, दैट्स कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। अच्छा, सही।
अच्छा, याद रखना, अगर तुम्हें लगा कि शुरू के मैंने 2 पॉइंट लिखे उसमें से एक पॉइंट मेरा कोई इतना खास अच्छा वेटेज करे तो एग्जामिनर हो सकता है मुझे मार्क्स दे, मैं एक और पॉइंट उसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है। अगर शुरू में आपको एग्जामिनर ने बोला है कि स्टेट एनी 2 पॉइंट्स, तो याद रखना जो आपने शुरू के 2 पॉइंट्स लिखे हैं एग्जामिनर खाली उसी पे नंबर देगा। चाहे तीसरा पॉइंट आपका कितना ही टॉप क्लास क्यों ना हो, चाहे उस पॉइंट पे आपको डिस्टिंक्शन ही क्यों ना मिल रही हो, एग्जामिनर उस पॉइंट को कैंसिल कर देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, अपने दिमाग को खोल के आंसर लिखना। एग्जामिनर शुरू के 2 पॉइंट्स ही आपके चेक करेगा, चाहे वो आपका सही है चाहे वो आपका रॉन्ग है, चाहे वो हाई वेटेज का है चाहे वो लो वेटेज का है, चाहे वो इलेबोरेटेड एक्सप्लेन्ड है या नहीं है, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर आपके बाकी के, अगर उसे 2 बोला, अगर आपने 3 से 4 लिख दो, वो एग्जामिनर आपके दोनों आपके स्किप कर देगा। तो हमेशा सोच समझ के शुरुआत में उसे जितने बोले हैं, तो हमेशा करेक्ट आंसर ही लिखना। ठीक है, इसमें गलती हुई तो फिर एग्जाम में नंबर चले जाएंगे। ठीक है। याद रखना, नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों ऐड करनी होती है 2 या 4 मार्कर के अंदर। 4 मार्क में एप्लीकेशन ऐड कर दो, 2 मार्क में एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मार्किंग स्कीम पे चलें। जी जी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 रीजन। अच्छा, ये मैं तुम्हें बता दूं, ये मैंने ऊपर इसके मेंशन नहीं किया, तुम अपने पास लिख लो। ये हमारे पास अभी मई जून का क्वेश्चन है, 2024 का, पेपर 1 का। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 'ए' है ये। मैं इसमें ऊपर लिख भी देती हूँ, इट्स मई जून, पेपर 1। ठीक है। ये आ, आइडेंटिफाई जी। आइडेंटिफाई टू रीजन वाला क्वेश्चन पे मई जून का है ना? हाँ हाँ, अभी वाला मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ ना, मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 'ए'। ठीक है, ये पार्ट 'ए' है जो मैंने अभी इधर मेंशन किया। ठीक है, उसी के हैं मोस्टली ये क्वेश्चन। ये पूरा पेपर मैं इधर क्वेश्चन मिटा देती हूँ चलो, लेकिन ये पूरा पेपर मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 के क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट उठाए ताकि तुम्हें रिसेंट समझा सकूं। आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई अ गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। ये मैंने तुम्हें बिजनेस स्टार्टअप्स अभी पढ़ाया है, बताओ गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है बिजनेस स्टार्टअप्स को, क्या इसके रीजंस है? बिजनेस स्टार्टअप्स को इतने इसलिए सपोर्ट करती हूँ ताकि वो सब लोगों के पास जॉब्स रहे और इकोनॉमी का उनका फायदा हो, बिजनेस चले। लोग ठीक है, मार्केट के अल्टीमेटली अंदर लोग जितने, अल्टीमेटली वो लोगों का फायदा चाहते हैं ना, लोग जॉबलेस ना रहे। जब एक ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके बिल्कुल, बाद गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करके उनको सपोर्ट ठीक करते है। हैं ताकि उनके पास जॉब। सही, ये तो एक पॉइंट हो गया ना, जॉब्स प्रोवाइड करना। दूसरा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को मुल्क की सपोर्ट करती है? मुल्क की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा जीडीपी में इंक्रीज। हम्म। ठीक है, ओके। दो पॉइंट होगा ना। अब इसकी है मार्किंग स्कीम अगले ही पेज पे। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, अवॉर्ड 1 मार्क पर रीजन। 2 बोले तो उसने एक रीजन पे 1 मार्क से मिलेगा। पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए? क्रिएट जॉब्स, जो तुमने अभी बोला, जॉब्स क्रिएट करती है। दूसरा, आप इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस करती है। ठीक है। अब देखो, हमने खाली 2 बोले, हमारे पास कितने सारे और ऑप्शन थे। तुमने दूसरा भी बिल्कुल सही बोला। अच्छा देखो, हम्म। कितना अच्छा हुआ, हमने 2 पॉइंट्स वही, अब देखो मार्किंग स्कीम के अंदर वही 2 पॉइंट्स है जो अभी हमने बोले। इट मीन्स हमारे ये हम्म। दोनों पॉइंट हाई वेटेज के हैं, इनके वेटेज अच्छे, तो तुम्हें 2 में से दो सही। मार्क्स मिल गए। ठीक है। सही। तीसरा हो सकता था, गवर्नमेंट जितना ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा, जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतना ज्यादा टैक्सेस ले सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, उतना ज्यादा सही। रेवेन्यू होगा उनके पास। ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आएंगे मार्केट में तो लोगों के पास इनोवेशन ज्यादा आएगी, मार्केट में उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स सही। होंगे। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, चॉइसेस बढ़ेंगी, लोग मोटिवेट होंगे बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए। हम्म। मैं तो मैं पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ कि इनकेस अगर हम पेपर में कोई भूल जाए, दूसरी सोसाइटीज हम्म। को भी बेनिफिट होता है क्योंकि हमारे पास से एक्सपोर्ट होकर बाहर मुल्क में जाता है। ठीक है। अभी तुम्हें सही। बोल रहा है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज शुड बी क्रेडिट। अगर तो आंसर में जवाब इन सारे पॉइंट्स का था, कोई भी 2 पॉइंट्स में से मौजूद थे, तो आंसर दे दो। ठीक है। फिर उसने क्या सही। बोला, ओनली अवॉर्ड द फर्स्ट 2 रिस्पॉन्सेज गिवन। अगर एग्जाम राइटर, वो स्टूडेंट ने आपको 2 के बजाय 3 क्वेश्चन, अगर आपने उसको, उसने आपको आइडेंटिफाई 2 रीजन के बजाय 3 रीजन अगर लिख के दे दे, तो आपने सिर्फ शुरू के 2 ही चेक करने हैं। नथिंग मैटर्स कि आपका तीसरा पॉइंट कितना ही अच्छा क्यों ना था। आगे बढ़े, समझ में आ सही। गया? अच्छा, सही। क्वेश्चन नंबर 2।
आइडेंटिफाई टू वेज अ बिजनेस कैन बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। अगर मुझे अपने कस्टमर्स को, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर्स है वो मेरे पास से कहीं ना जाएं, तो मैं उनसे अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकती हूँ? इसका आंसर दो। कस्टमर से रिलेशन कैसे वो करना है, बनाना है, हाँ, मतलब कैसे उसमें बना सकते हैं? पहला पॉइंट, जो आपका जो क्वालिटी है वो 10/10 हो। बिल्कुल परफेक्ट। क्वालिटी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद जो उसकी कीमत हो वो उस, या जो आपकी जो सेंटर है, आपकी दुकान है, सही है। वो ऐसी जगहों पे हो कि क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसके जो सही प्राइस है। रेट है वो उसी उसी कम्युनिटी, उसी सोसाइटी के हिसाब से। अगर डिफरेंस में कोई दुकान खोल ले तो वो उसका समझ हाई गई। रेट। हाँ अगर सही है, कॉलोनी बिल्कुल सही है। वगैरह में खोल। लोकेशन अपार्ट, हाँ, लोकेशन लोगों से मैच करती हुई होनी चाहिए, हम्म, उनके स्टैंडर्ड से। ठीक। इसकी भी मार्किंग स्कीम हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन टू की मार्किंग स्कीम यही, इसमें भी वही है, अवार्ड 1 मार्क पर रीजन। पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए? ऑफ अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये पॉइंट्स हाई वेटेज था, हमें इसके मार्क्स मिले। हम्म, अब देखते हैं तुम्हारा जो दूसरा लोकेशन वाला पॉइंट है वो इस मार्किंग स्कीम में लाई करता है या नहीं करता। प्रोवाइड स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट, तुम ये वाला पॉइंट भूल गए। तो हेमा की, ठीक है, आपको स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने चाहिए अपने कस्टमर्स को, ताकि आपके कस्टमर्स आपके पास से कहीं ना जाए। ठीक है, देखो ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। डिस्काउंट्स ऑफर करना, उनको ये बताना कि आप हमारे लॉयल्टी स्कीम देना, कि हमें पता है कि आप हमारे लॉयल कस्टमर, हमें आपका ख्याल है, उनको ये जताना। दैट्स कॉल्ड स्पेशल प्रोवाइड करना। ठीक है। मार्केट रिसर्च रखना कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर मैं आज तक वही चिकनकारी वाले सूट्स के अंदर बैठी हूँ फीमेल कलेक्शन के लिए, तो लड़कियां बोलेंगी यार चिकनकारी 2 साल पुराना हो चुका है। लोगों का एक ब्रांड है पाकिस्तान में, उसका नाम है एथनिक। ठीक है। एथनिक के अंदर लोगों को एक चीज नहीं पसंद। मसला क्या है, एथनिक आज तक उन्हीं चिकनकारी के कुर्तों के ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, अभी भी उनका चलोगा तो उनको आपको एक ना एक आर्टिकल में चिकनकारी का मिलेगा। अरे भाई क्यों, चिकनकारी पुराना हो गया, 2 साल पुराना। अब आप कोई नया मार्केट के अंदर कपड़ा लेकर आओ, आजकल कॉटन सिल्क चल रही है, आप उसके अंदर फैब्रिक में कुछ लाओ, कि क्या चिकनकारी में हम अटके रहेंगे। ठीक है। तो जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करते, तो आपका कस्टमर आपके पास से दूर चला जाता है। और ऐसी बहुत सी ब्रांड्स आ रही है जो अब इतनी अच्छी क्वालिटी और दूसरा कपड़ा ऑफर करी के लोग उनके पास जा रहे हैं। ठीक है। रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स, कंप्लेन्स ऑफर, उनको बताना कि अच्छा अगर कोई कंप्लेन आई है तो उसका हम रिस्पॉन्ड करें। देखो तुम्हारा लोकेशन वाला पॉइंट अभी तक नहीं आया। प्रोवाइड एक्स्ट्रा सर्विसेज, देखो इनको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर कस्टमर चला गया, जैसे इम्तियाज है, इम्तियाज के पास आफ्टर सेल्स सर्विसेज के, इम्तियाज के पास कार्ड्स हैं, लॉयल्टी कार्ड्स, जिसमें इम्तियाज बोलता है आप जितनी शॉपिंग करोगे उतने आपका बोनस पॉइंट आपके कार्ड में ऐड होते जाएंगे, और आप उन पॉइंट्स को रिडीम करवा के आप अपने पैसे कम करवा सकते हो। दैट्स कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है। ब्रांड इमेज अपनी इतनी अप्रोप्रिएट बनाना कि आपकी ब्रांड इमेज, और लोग बोले, आज भी लोग बोलते हैं कि यार जो भी है, गुची का हैंडबैग कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन गुची गुची है। ठीक है, क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है, उसका अपना बनाया हुआ है। ठीक है। तो दैट्स कॉल, देखो तुम्हारा लोकेशन वाला पॉइंट इसमें एक जगह पे भी नहीं है। इसका मतलब अगर तुम लोकेशन वाला पॉइंट मिलते हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्क्स मिलता है, तुम्हें दूसरा मार्क्स ही नहीं मिलता, क्योंकि उससे ज्यादा हाई वेटेज के और बहुत से आंसर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं उसका हमारे पास मार्किंग स्कीम में आंसर है भी या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, जी ऐसे जी, और आ हमारे गई। पास बहुत से क्वेश्चंस हैं। अ, हाँ जी। फिर एक मैं तुम्हें 4 मार्क वाला मैं चाह रही हूँ, अभी 2 मार्क्स वाले पे ही हम रहे। शायद मेरे पास एक और क्वेश्चन हो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, 2 मार्कर अच्छा याद रखना, पेपर 2 का भी 2 मार्कर ऐसा ही होता है। 2 मार्क के क्वेश्चन एक, हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट होंगे। 2 मार्क वाला समझ में आ गया? जी जी, आ गया। ठीक है। अच्छा, 2 मार्कर के क्वेश्चन को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।